इंसाफ तो बहुत दूर की बात है, उस आदमी को हमारे देश का पीएम इनवाइट कर रहा है, हाथ मिला रहा है, आदर सत्कार दे रहा है। एक एमएलए जब एमपी बनता है जो कि करोड़पति है, वो दो दो बार पेंशन उठाता है, और जिसने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है उसके साथ ये सब होता है। शालिनी खन्ना जो उनकी वाइफ है, पिछले 32 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रही है इंसाफ के लिए, उसके बाद भी यासीन मलिक के पास ना तो कोई जॉब, ना ही कोई बिजनेस और ना ही कोई स्किल, इसके बाद भी इसके पास करोड़ों की संपत्ति है। लेकिन यासीन बहुत ही समझदार है, ये आरएसएस से लेके पीएम ऑफ इंडिया तक सबसे बात करी है इसने। ये दंगे आपके एरिया में इसलिए करवाते हैं क्योंकि इसकी जो वाइफ और बेटी है वो पाकिस्तान के एक सेफ एरिया में है। ये जितने भी सेपरेटिस्ट नेता हैं, इनके बच्चे बाहर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जान की बाजी आपके बच्चों की लगवाते हैं। देखिए, ऐसा क्या रीजन है कि यासीन मलिक, जिसने दिन दहाड़े सबके सामने एयरफोर्स ऑफिसर्स का मर्डर किया, हमारे देश के होम मिनिस्टर की बेटी को किडनैप करके 5 आतंकवादी छुड़वा लिए, कश्मीरी पंडितों का, जजेस का सरेआम कत्लेआम किया, टेरर फंडिंग की, ऐसे कर करके 65 से ज्यादा मर्डर के केस, अटेम्प्ट टू मर्डर, देशद्रोह, न जाने कितने केसेस हैं इसके ऊपर, लेकिन उसके बाद भी ये खुलेआम घूम रहा है। अब इसमें आप न्यूट्रल होकर ये भी कह सकते हो कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट की वजह से ऐसी फालतू में आरोप लगा रहा हो, तो ऐसा भी नहीं है। ये न्यू दिल्ली में आके टीवी शोज में, न्यूज चैनल पे आके सबके मुंह के सामने बोलता है कि हाँ मैंने मारा है, किया है मैंने होम मिनिस्टर की बेटी को किडनैप। आप एक सर्च मारोगे, बीबीसी का एक इंटरव्यू है, वो अभी भी यूट्यूब पे पड़ा है, उसमें ये साफ बोल रहा है, आंखों में आंखें डाल के बोल रहा है कि हाँ मैंने मारा है। और यही रीजन है कि हर किसी के लिए समझना बहुत ही मुश्किल हो गया है कि ऐसा हुआ क्यों। ऐसा क्या रीजन है कि 32 साल से ज्यादा हो गया है, उसके बाद भी ये खुला घूम रहा है, और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इसको इन्वाइट कर रहे हैं, इसका आदर सत्कार कर रहे हैं, और बड़े बड़े जो अथॉरिटी में हमारी गवर्नमेंट के, इसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लोगों के टैक्स के पैसे से 500 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा किया इनके ट्रैवल पे, इनके लग्जरी होटल्स पे, इनके लंदन और न्यूयॉर्क के स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स पे। तो देखिए, इन सारी चीजों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वो कहते हैं ना कि कुछ तो रही होंगी मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ऐसी क्या मजबूरी थी हमारी गवर्नमेंट की, वो डिस्कस करते हैं। देखिए, जो यासीन मलिक है, ये एक सेपरेटिस्ट है, यानी कि अलगाववादी। अब ये सेपरेटिस्ट क्या होता है? सेपरेटिस्ट का मतलब हुआ कि वो लोग जो चाहते हैं कि कश्मीर इंडिया से अलग हो, और इनके भी टाइप है। इसमें एक तबका कहता है कि कश्मीर इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान से मिल जाना चाहिए, दूसरा कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों से अलग हो जाना चाहिए। और इसमें वैसे तो बहुत सारे अलगाववादी ग्रुप हैं जिनको सेपरेटिस्ट ग्रुप कहा जाता है, लेकिन मेनली 3 है जिनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, और इनका नाम आपने आए दिन न्यूज में भी सुना होगा। एक है हिजबुल मुजाहिदीन, दूसरा है जेकेएलएफ, और तीसरा है ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जिसको शॉर्ट में हुर्रियत भी कहते हैं। हिजबुल का कहना है कि हम कश्मीर को इंडिया से अलग करके पाकिस्तान से जोड़ देंगे, और इसके लिए हम हथियार उठाएंगे। हुर्रियत कहता है कि कश्मीर को हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों से अलग करेंगे, लेकिन हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम बातचीत से इसका हल निकालेंगे। और जेकेएलएफ, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, इसका कहना है कि हम कश्मीर को इंडिया और पाकिस्तान दोनों से अलग करेंगे और इनमें से किसी के भी साथ नहीं रखेंगे, इसके लिए हमें हथियार भी उठाने पड़ेंगे तो हम उठाएंगे। आगे चल के इन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से नॉन वायलेंस का भी नाटक किया, वो आप धीरे धीरे अभी आगे समझ जाओगे। और ये जो जेकेएलएफ है, इसी का चेयरमैन है यासीन मलिक। यासीन मलिक का कहना है कि जब ये 14 साल का था तो 1980 में इंडियन आर्मी और टैक्सी ड्राइवर में जो कंफ्लिक्ट हुआ था, उसमें इसने बहुत कुछ झेला था, और यही रीजन है कि इंडियन आर्मी के खिलाफ है। और इसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया कि कश्मीर को आजाद करना है, और उसके बाद इसने बैक टू बैक इंडिया के खिलाफ इवेंट किए। 1983 के इंडिया और वेस्ट इंडीज के क्रिकेट मैच में पिच खराब करके मैच रुकवाना हो, या गवर्नमेंट के इलेक्शन की रैली में बॉम्ब फोड़ना हो, जेकेएलएफ के चीफ मकबूल भट्ट की जब फांसी हो रही थी उसमें प्रोटेस्ट करना हो, ये सब कर करके लोकल यंगस्टर में काफी फेमस हो गया था यासीन। 1986 में जब इसको 4 महीने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी में बॉम्ब फोड़ने के लिए डाला गया था जेल में, बाद में इसने आके ये कहा था कि वो पटाखे थे, बॉम्ब नहीं था, लोग ऐसे ही डर रहे थे। तो इसकी वजह से बाहर दंगे होने शुरू हो गए थे, माहौल काफी खराब हो गया था, जस्ट बिकॉज कि इसको जेल में डाला गया था। और जेल से निकलने के बाद पहली बार इसको इस चीज का रियलाइजेशन हुआ था, और यही रीजन था कि जेल से तुरंत निकलते ही इसने एक पार्टी फॉर्म करी जिसका नाम ताला रखा, और आगे चल के जिसका नाम आईएसएल, इस्लामिक स्टूडेंट लीग बना। और इधर 1987 में जितने भी कश्मीर के सेपरेटिस्ट नेता थे, इन्होंने मिलकर कश्मीर में इलेक्शन लड़ने का सोचा, और एक पार्टी बनाई एमयूएफ, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें यासीन की पार्टी ने सारे यंगस्टर को लेकर सपोर्ट किया। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान इन सारी पार्टियों को सपोर्ट कर रहा था। इलेक्शन में क्लियर था कि एमयूएफ ही जीतेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एमयूएफ हार गया। एमयूएफ के लोगों ने यह कहा कि इलेक्शन रिग्ड है। अब आप कहोगे ये तो हर इलेक्शन की कहानी है, लेकिन इस इलेक्शन की बात अलग थी। इलेक्शन से 3 वीक पहले 600 एमयूएफ के पार्टी वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया गया। गुलाम शाह जो कि हार के घर चले गए थे, बाद में उनको जीता हुआ घोषित कर दिया गया। बीबीसी की रिपोर्ट आई, उसमें खेमलता जो कि खुद कांग्रेस की तरफ से थे, उन्होंने ये चीज डिस्क्लोज की कि वोट की काउंटिंग छुपाई गई थी। और हद तो तब हो गई जब फारूक अब्दुल्ला जो कि जीते थे, उन्होंने खुद मान लिया कि धांधली हुई है। एमयूएफ वाले इंक्वायरी की डिमांड करते रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एमयूएफ के लीडर्स और पार्टी वर्कर्स को जेल में डाल दिया गया विदाउट एनी लीगल असिस्टेंस, जिसमें से एक यासीन भी था। ये इलेक्शन बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था कश्मीर में। एमयूएफ के नेताओं ने कहा कि अब हम हथियारों से आजादी लेंगे, हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जितने भी ये नेता थे एमयूएफ के, आगे चल के सब मिलिटेंट बने। ये जो आप नाम सुनते हो, सैयद सलाउद्दीन वगैरह,
ये सब पहले MUF में ही थे। यासिन इस इलेक्शन के बाद 3 से 4 महीने तक जेल में बंद रहा और जैसे ही वो जेल से रिलीज हुआ उसके बाद वो POK चला गया ट्रेनिंग लेने। फॉर्मर रॉ के चीफ AS दुलत के रिकॉर्ड के हिसाब से ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जब कोई कश्मीरी POK ट्रेनिंग लेने गया था। 1989 में यासिन JKLF का कोर मेंबर बनकर वापस आया और फिर इन्होंने गुरिल्ला वॉर स्टार्ट कर दी इंडियन आर्मी के खिलाफ। गुरिल्ला वॉर का मतलब हुआ कि धोखे से कहीं पे बॉम्ब फोड़ देना, पीछे से कहीं गोली मार देना, ये सब किया इन्होंने। दिसंबर 1989 को इन्होंने इंडिया के होम मिनिस्टर की बेटी रूबिया सईद, जो कि महबूबा मुफ्ती की बहन भी है, इनको किडनैप कर लिया था और अपने 5 साथी जो कि जेल में बंद थे उनको रिलीज करा लिया था। इन 5 में से एक था मुश्ताक अहमद, जिसने आगे चल के जो कांधार वाला प्लेन था वो हाईजैक किया था। इसके ठीक 1 महीने 17 दिन बाद यासिन ने एयरफोर्स ऑफिसर्स के ऊपर बुरी तरीके से अटैक किया, जिसमें हमारे 4 एयरफोर्स ऑफिसर शहीद हुए, इंक्लूडिंग स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना। ये जो मैप है ये उस पर्टिकुलर प्लानिंग का ओरिजिनल मैप है जहां पे इंसिडेंट हुआ था, और ये जो आप देख रहे हैं हमारे जो एयरफोर्स ऑफिसर शहीद हुए थे उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरी प्लानिंग और फ्रेमवर्क मेंशन है। ये लोग ब्लू मारुति, जिसका नंबर था JKE 3575, और ब्लैक बाइक JKD 3705 लेके आए और अकेले 27 गोलियां सिर्फ स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना पे चलाई यासिन ने। आप सोच के देखिए 27 गोली एक आदमी पे चला देना कितनी नफरत भरी होगी अंदर। इस सदमे की वजह से 1 से 2 मंथ के अंदर इनके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई और कुछ टाइम के बाद इनकी वाइफ जिस पेंशन से घर चलाती थी वो भी गवर्नमेंट ने बंद कर दी। काफी लड़ाई के बाद दोबारा से गवर्नमेंट ने पेंशन स्टार्ट करी। एक MLA जब MP बनता है जो कि करोड़पति है, वो 2-2 बार पेंशन उठाता है, और जिसने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है उसके साथ ये सब होता है। आप सोच के देखिए, शालिनी खन्ना जो उनकी वाइफ है पिछले 32 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रही है इंसाफ के लिए। इंसाफ तो बहुत दूर की बात है, उस आदमी को हमारे देश का PM इन्वाइट कर रहा है, हाथ मिला रहा है, आदर सत्कार दे रहा है। PM की भी मजबूरी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जब लोगों को ये सब पता चलता है तो लोग डरते हैं अपने बच्चों को आर्मी में भेजने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट ने लोगों के टैक्स के पैसे से 500 करोड़ रुपए का खर्चा किया था इसके ट्रैवल, लग्जरी होटल, स्पॉन्सर ट्रिप टू लंदन और न्यूयॉर्क, इन सब चीजों के लिए। अब बात अभी भी वही है कि इसने इतने क्राइम किए, इसको सजा क्यों नहीं हुई। इसके लिए मैंने इसकी चार्जशीट पढ़ी है, तो मैं आपसे भी शेयर करता हूं कि एक्चुअल में गेम हुआ क्या है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि उस पर्टिकुलर एरिया में इनकी पकड़ बहुत है। जज, लॉयर, गवाह, ये सबको मरवा देते हैं। जस्टिस नीलकांत गंजू को यासिन मलिक ने सबके सामने इसलिए मार दिया था क्योंकि उन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। दूसरी चीज, ये जो रूबिया सईद किडनैपिंग थी और एयरफोर्स पे अटैक था, ये दोनों जो केस थे इनकी सुनवाई एक साथ कोर्ट में चल रही थी। अब कायदा ये कहता है कि दोनों क्राइम श्रीनगर में हुए थे तो केस की सुनवाई भी श्रीनगर में होनी चाहिए, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे श्रीनगर में टाडा के केसेस की सुनवाई नहीं हो रही थी, तो इसलिए केस 1990 में जम्मू के कोर्ट में रजिस्टर्ड हुआ। लेकिन यासिन मलिक बिल्कुल नहीं चाहता था कि केस जम्मू में चले। 1990 से 1995 तक ट्रायल चले जम्मू के कोर्ट में। CBI ने वर्बल और रिटर्न प्रूफ दिए, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने इस केस को जम्मू कोर्ट से अजमेर के टाडा कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें एक चीज ये भी कही जाती है कि गवर्नमेंट ने एक प्लान तरीके से ये चीज की ताकि यासिन को सजा मिल सके। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि यह सब इसलिए किया गवर्नमेंट ने ताकि केस में डिले हो सके। लेकिन यासिन मलिक ने इस चीज को जम्मू कोर्ट में चैलेंज किया कि यह केस अजमेर में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, यह असंवैधानिक है, और इसके फेवर में डिसीजन भी आ गया और इस केस को अजमेर से ट्रांसफर करके जम्मू कोर्ट में दोबारा से शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन यासिन को जम्मू कोर्ट से भी दिक्कत थी, ये श्रीनगर कोर्ट में अपना केस ट्रांसफर करवाना चाहता था। इसने फिर से चैलेंज किया कि जिस ज्यूरिडिक्शन में क्राइम हुआ है वहीं पे केस चलना चाहिए, ये असंवैधानिक है, और काफी टाइम खराब होने के बाद फैसला इसके हक में आ गया और केस श्रीनगर कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। और जैसे ही ये केस श्रीनगर में आया, जैसा यासिन चाहता था बिल्कुल वैसे ही हुआ। 10 साल तक के लिए इस केस में स्टे लग गया। 2009 से 2019 तक इस केस में कुछ भी नहीं हुआ। CBI के पब्लिक प्रोसिक्यूटर पवित्र सिंह भारद्वाज ने सितंबर 2019 में ऑन रिकॉर्ड ये चीज बोल दी कि दिल्ली में जो पावर में बैठे हैं लोग, उनकी वजह से केस आगे नहीं बढ़ पा रहा है और हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस पूरे केस में जो CBI की पूरी मेहनत थी वो खराब हुई है और एक क्रिमिनल इतने सालों से फ्री घूम रहा है। इतना कुछ देखने के बाद यासिन को भी काफी कुछ समझ में आ रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट आतंकवादियों से तो बात करेगी नहीं, JKLF कमांडर बनते रहेंगे, आर्मी वाले मारते रहेंगे। तो यासिन मलिक ने ऐलान किया कि अब ये हथियार नहीं उठाएगा और जिस तरह से गांधी जी ने आजादी ली थी वैसे लेगा। कायदे में अगर आप देखोगे तो अनऑफिशियली JKLF के 2 विंग्स बन चुके थे। एक न्यू दिल्ली में पॉलिटिशियन से बात कर रहे थे, गांधीवादी वाली बात कर रहे थे, और दूसरा मिलिटेंट बनके अपना काम कर रहे थे, और एक्चुअल में ये प्लान काम भी कर रहा था। यासिन मलिक पाकिस्तान, इंडिया दोनों में जाके पब्लिक मीटिंग करने लगा, चैनल्स में आके बैठने लगा, इंटरनेशनल लेवल पे फंड रेज करने लगा और कश्मीर में भी बहुत फेमस हो गया था। ये वही टाइम था जब हमारे PM ने इसको बुला के आदर और सत्कार किया था ताकि इसको पटा के रखेंगे तो कश्मीर पे हमारा कंट्रोल रहेगा, लेकिन इट वाज अ जोक। इसने पीछे से वही किया जो इसको करना था। 2020 में यूरेशिया टाइम्स के एक्सपर्ट रिव्यूज में नईम जिलानी ने बहुत ही सेंसिटिव डिटेल्स पब्लिश की थी, उसको आप जरूर पढ़िएगा। सारे लिंक मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें इन्होंने बताया कि कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट नेता हैं
इनके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने काफी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई थी। इनको काफी पैसे देके खरीदा गया। जैसे नक्सल बेल्ट में गांव वालों को मंथली पैसा देके इंफॉर्मेशन ली जाती है नक्सल्स की, ये भी कुछ इसी तरीके से था। कुछ इसी तरीके से कश्मीर के केस में भी सेपरेटिस्ट नेताओं को पैसे देके खरीदा जाता था ताकि वो प्रो इंडिया रहें और कश्मीर के अंदर शांति बनी रहे। ये स्ट्रेटेजी काफी काम की थी। इससे पाकिस्तान के काफी प्लान भी फेल हुए थे। गवर्नमेंट के पास एक टाइम पे प्रॉपर बजट होता था इनके लिए। आप श्रीनगर में अब्दुल्लाज और मुफ्तीज के जो मॉल हैं उनको अगर छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी मॉल्स हैं सब सेपरेटिस्ट नेताओं के हैं। यूरेशिया की रिपोर्ट के हिसाब से गवर्नमेंट से जो ये बजट आता था सेपरेटिस्ट नेताओं के लिए, ये एक टाइम पे आईबी और जे&के पुलिस की मेन सोर्स ऑफ इनकम होती थी, क्योंकि आप सेपरेटिस्ट नेताओं और इन्फॉर्मर्स को जो पैसे देते हो इनका रिकॉर्ड नहीं होता कुछ। इसमें अधिकारी बहुत ज्यादा अपना कट रखते थे। और ये जो सेपरेटिस्ट नेता थे इन्होंने भी डबल गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान और इंडिया दोनों से पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। ये चीज आईबी और जे&के पुलिस को बहुत अच्छे से पता थी कि ये सब हो रहा है, लेकिन ये चीज सालों तक ऊपर तक नहीं बताई गई, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर ये पता चल जाता तो इसके लिए बजट रुक जाता। और यही रीजन था कि सेपरेटिस्ट नेताओं ने हर जगह से फायदा उठाया। अब देखिए, कुछ चीजें कश्मीरियों को भी समझनी होगी। ये चीज बहुत ही ऑब्वियस है कि जिस रीजन के अंदर इंफॉर्मेशन का इतना बड़ा गेम चल रहा हो, वहां पे सही गलत का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन लॉजिक से फिर भी काफी हद तक चीजें समझी जा सकती हैं। अब ये जो यासिन मलिक है, इसके पिताजी टीचर थे, उसके बाद भी यासिन मलिक के पास ना तो कोई जॉब, ना ही कोई बिजनेस और ना ही कोई स्किल। इसके बाद भी इसके पास करोड़ों की संपत्ति है। 15 करोड़ का तो खाली एक मॉल ही है। आप पता करिए कि ये जो एमएस मॉल है लाल चौक पे, ये किसका है? ये जो ओएसिस स्कूल की चेन है, इसमें किसके शेयर्स हैं? आधे से ज्यादा लाल चौक पे प्रॉपर्टी है किसकी? देखिए, ये जो रिलीजन नाम का चूरन होता है बहुत ही जल्दी बिकता है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रिलीजन की मैं बात कर रहा हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप कोई भी रिलीजन देख लो, हर जगह पे ये चूरन बहुत आसानी से बिक जाता है। और यही रीजन है कि कश्मीर में जहां एजुकेशन नहीं है, सड़क नहीं, और ऐसा नहीं कि सड़क में गड्ढे हैं, सड़क ही नहीं है, मतलब कि साइकिल भी अपने सर पे उठा के लेके जानी पड़ती है। सुबह अगर खाना मिल गया तो ये भी नहीं पता होता कि शाम को मिलेगा कि नहीं। और उसी एरिया में करोड़ों रुपए के रिलीजियस प्लेसेस हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? यासिन का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान से कश्मीर को आजाद करा के आपको दे देगा। अगर सच में ऐसा होता तो 32 साल तक ये फ्री नहीं घूम रहा होता। इतनी बड़ी बड़ी पावर इन्वॉल्व है, बहुत दिक्कत हो जाती। लेकिन यासिन बहुत ही समझदार है। ये आरएसएस से लेके पीएम ऑफ इंडिया तक सबसे बात करी है इसने। ये जो आपको कश्मीर दिलाने की बात कर रहे हैं, अगर आप इनसे पूछो कि मान लो अगर कश्मीर मिल गया आपको, उसके बाद डिफेंस कैसे मैनेज होगा? क्योंकि अभी तो पाकिस्तान इसलिए दे रहा है हथियार क्योंकि उसको लगता है कि एक दिन कश्मीर उसके साथ मिलेगा। जब आप उसके साथ मिलोगे ही नहीं तो हथियार क्यों देगा? सेम चीज फाइनेंस का क्या होगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या होगा? कुल मिला के पैसा कहां से आएगा कश्मीर चलाने के लिए? इनमें से किसी भी चीज का जवाब इनके पास नहीं है। एक्चुअल में आप दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लो, कश्मीर का उस पर्टिकुलर एरिया में अलग होकर रहना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज अलगाववादियों को भी बहुत अच्छे से पता है, लेकिन ये चीज अगर आप लोगों को पता चल जाएगी तो वो अपना चूरन किसको बेचेंगे? फिर ये दंगे आपके एरिया में इसलिए करवाते हैं क्योंकि इसकी जो वाइफ और बेटी है वो पाकिस्तान के एक सेफ एरिया में है। उस एरिया में कभी दंगे नहीं कराएंगे जहां पे इनके घर वाले रहते हैं। ये जितने भी सेपरेटिस्ट नेता हैं, इनके बच्चे बाहर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जान की बाजी ये आपके बच्चों की लगवाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आया वो 2018 में जब महबूबा मुफ्ती की सरकार गिरी, उसके बाद आया। उसके बाद छापे पड़ने स्टार्ट हुए। जो बिट्टा कराटे है और ये शौकत बख्शी, ये सब गिरफ्तार हुए। जेकेएलएफ को भी उसी टाइम पे बैन किया गया और पुलवामा अटैक के बाद यासिन मलिक को भी गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में डाला गया। जो पिछले 10 साल का केस यासिन मलिक ने श्रीनगर में शिफ्ट कराया था, सीबीआई ने दोबारा से जम्मू कोर्ट में करवा के उस केस को दोबारा खुलवा दिया और यासिन मलिक को तिहाड़ जेल से बिना निकले वीडियो के थ्रू इन केसेस की हियरिंग करवाई जाएगी ताकि जो गवाह है वो जिंदा रहे। देखिए, अभी जो सजा मिली है यासिन मलिक को वो उम्र कैद की मिली है। इसका किडनैपिंग और एयरफोर्स ऑफिसर पे जो अटैक हुए थे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सजा इसको टेरर फंडिंग के केस में मिली है। ये टेरर फंडिंग का केस 2017 में लगा था जब इंडिया टुडे ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था विलन ऑफ वैली के नाम से। इसमें इन लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग के तहत दंगे करवाए थे जब बुरहान वानी मारा था। 4 महीने तक इकोनॉमिक शटडाउन था, काफी नुकसान हुआ था। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपको भी ऐसे हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, स्पेशली इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में, तो मैं आपको एक ऑडियो बुक इंडिया अनकवर्ड के बारे में बताना चाहूंगा जिसमें काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताई गई हैं। ये एक ऑडियो बुक है जो कि अवेलेबल है कुक्कू एफएम पे। आप अपनी कन्वीनियंस से कहीं भी किसी भी टाइम आराम से इसको सुन सकते हैं क्योंकि इसको बुक की तरह लेके बैठने की जरूरत नहीं है। कुक्कू एफएम पे इसके अलावा और भी कई जॉनर की बुक्स और स्टोरीज अवेलेबल हैं, जैसे कि बायोग्राफीज, कॉमेडी, क्राइम। कुक्कू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, तो आप डाउनलोड करें कुक्कू एफएम और अपनी नॉलेज बढ़ाएं एक फन वे में। कुक्कू एफएम पे फर्स्ट 250 यूजर्स को मेरी तरफ से मिलेगा 50% का डिस्काउंट। इसके लिए आप कूपन कोड NR50 यूज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। और अभी ये जो केस है इसमें एनआईए ने एफआईआर दर्ज की है दिल्ली स्पेशल कोर्ट में कि यासिन मलिक ने पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और ऑल ओवर वर्ल्ड से फंड रेज किए हैं। ये पैसा उसने यूज किया है कश्मीर के अंदर स्टोन पेल्टिंग, बर्निंग डाउन स्कूल्स एंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट में। आप कहोगे कि स्टोन पेल्टिंग पे इतना जोर क्यों देते हैं? इससे बढ़िया तो बंदूक दे दें हाथ में,
उससे ज्यादा नुकसान होगा। देखिए, बंदूक देने पे आर्मी तुरंत मार देगी। स्टोन पेल्टिंग ऐसी चीज है जिसमें आर्मी पत्थर मारने पे गोली नहीं मार सकती, लेकिन जब ये स्टोन पेल्टिंग बल्क में होती है तो बहुत ज्यादा डैमेज होता है, इसलिए इसको बहुत यूज किया जाता है कश्मीर में। यासिन मलिक के घर से एक नोट मिला जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के लेटर हेड पे सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया था कि कश्मीर में जो फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है उससे सबको दूर करो, और एक प्रोटेस्ट कैलेंडर भी बनाया था इन लोगों ने जिसमें डेट वाइज मेंशन था कि कब कहां क्या होना है। कोर्ट ने सारे एविडेंस देखने के बाद ये बोला है कि भले ये कहता है कि बदल गया, लेकिन एक्चुअल में ये कभी बदला ही नहीं। यासिन के साथ और भी लोग थे, लेकिन उनका भी ट्रायल चलेगा, वो इसलिए क्योंकि यासिन ने कोई लॉयर लेने से मना कर दिया और अपने गुनाह मान लिए, इसलिए बिना ट्रायल चले ही सजा सुना दी गई उसको। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर अभी ट्रायल चलेगा और उसके बाद सजा सुनाई जाएगी। देखिए, ये सब हरकत अगर कोई करेगा जो यासिन ने की है तो वो पाकिस्तान का चहेता बनेगा ही। यही रीजन है कि यासिन की उम्र कैद पे पाकिस्तान बहुत गुस्से में है, कभी कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कभी यूएन में लेटर भेज रहा है, लेकिन ये सब दिखाने के लिए है। देखिए, ये चीज सबको पता थी कि यासिन को इस केस में फांसी नहीं होगी, क्योंकि फांसी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होती है और ये टेरर फंडिंग का केस था। फांसी तो यासिन को जो बचे हुए 2 केस हैं जम्मू में जिसमें किडनैपिंग और मर्डर किया था उसमें होगी, लेकिन पाकिस्तान इसलिए गुस्से में है क्योंकि अब ये तिहाड़ जेल में रहेगा। इनका जो एक एक्सपीरियंस सिपाही है वो कम हो गया है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें एक मौके की तरह होती हैं। इस टाइम पे जिसको नेता बनने का शौक होता है वो बयान देना शुरू कर देता है। यही रीजन है कि शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि इंडिया जो कर रहा है वो बहुत ही गलत कर रहा है। आप सोच के देखिए कि जब कोर्ट में ही प्लीड गिल्टी का मतलब हुआ कि उसने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया, और सिर्फ कोर्ट में ही नहीं, ना जाने कितने इंटरव्यू में ये चीज उसने बोली है, उसके बाद भी शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि इंडिया गलत कर रहा है। हंसी की बात यह है कि इनको इतना लालच है अपनी कुर्सी से कि महबूबा मुफ्ती, जिनकी बहन को यासीन ने खुद किडनैप किया था, वही महबूबा मुफ्ती कह रही है कि यासीन के साथ गलत हो रहा है ताकि कश्मीर में वोटों की कमी ना रहे। यूके ने भी इस बात पे आवाज उठाई है, लेकिन वो ज्यादा कुछ करेगा नहीं। अब आप कहोगे यूके का इससे क्या मतलब? देखिए, यूके में जो पाकिस्तान ओरिजिन के एमपीज हैं वो पाकिस्तान का नैरेटिव काफी अच्छे से उठाते हैं वहां के पार्लियामेंट में, और इनके नंबर्स भी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए यूके को स्टेटमेंट देना पड़ता है। लेकिन ये हर बार की तरह इतना ही बोलते हैं कि हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं करते।